लाल किला जश्न आज़ादी का गवाह। लाल किले के प्राचीर के ठीक सामने अगर खड़े हो जाइए तो फिर आज़ादी की खुशबू, उसकी महक शायद रगों में दौड़ने लगती है। वजह भी यही है कि बीते 67 बरस से बार बार हर प्रधानमंत्री ने इसी लाल किले के प्राचीर से समूचे देश को समूची दुनिया में इस बात का संदेश दिया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश महज जनसंख्या के लिहाज से नहीं है, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और कहीं ना कहीं विश्व विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज एक के बाद एक तमाम प्रधानमंत्रियों ने जो सपने हिंदुस्तान को दिखाए, इसी लाल किले से उसका सफर शुरू करते हैं। अपनी आज़ादी को मजबूत करना, कायम रखना। जय जवान, जय किसान। हम आजाद हैं 25 साल से, हमें अपनी शक्ति से बढ़ाना है। इस पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में स्थान दें। आतंकवाद को हम परास्त करेंगे, ये हमारा संकल्प है। लाल किले के प्राचीर पर लहराता तिरंगा। जी, 16 अगस्त 1947, 15 अगस्त को आज़ादी मिली और एक दिन बाद 16 अगस्त को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के इसी प्राचीर से तिरंगा फहराया। सपने हिंदुस्तान देख रहा था, लेकिन सवाल आज़ादी के संघर्ष, सड़क पर बहे खून, पसीने, चली लाठियां, गोलियां और ना जाने क्या कुछ नेहरू के जहन में भी था और सुनने वालों के भी जहन में। शायद इसीलिए कहते हैं 16 अगस्त 1947 को भाषण में कोई अलग से रंग नहीं डाला गया था, बल्कि आज़ादी के संघर्ष के हर रंग उस भाषण में मौजूद थे। और यही वजह है, जैसे ही जय हिंद की आवाज़ गूंजी, वैसे ही हजारों की तादाद में बैठे लोगों ने एक सुर में जय हिंद कहा। ये जय हिंद शायद आज़ादी की पहली खुशबू अपने तरीके से अपने जहन में खुले आसमान तले जमीन से उठी थी, जो आसमान को हिला रही थी। कि एक आज़ाद मुल्क में कोई बड़े सवाल हल नहीं हो सकते जब तक कि आम जनता का उसमें पूरा हल करने में सहयोग न हो और मदद न हो। क्योंकि पहला फर्ज आपका यह है, हमारा और आपका हर एक का, कि हिंदुस्तान की खिदमत कुछ न कुछ करें। पहला जो फेज है उनका, खास करके 52 से लेकर 57 का पहले आम चुनाव का, उसमें वो नवनिर्माण का दौर है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू की भारत को बनाने की जो भी कल्पना थी, बड़े उद्योग खड़े करना, भाखड़ा नंगल बांध बनाना, लोगों के पुनर्वास की चिंता करना, उनका धरती से लगाव फ्रीडम मूवमेंट के दौरान गांधी के कारण हुआ था। नहीं तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ही जीने वाले व्यक्ति थे। उनका हिंदुस्तान की खोज और दूसरी किताबें देखिए, उनके इतिहास दृष्टि देखिए, उनके आधुनिक विकास की दृष्टि देखिए, तो वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव के आदमी थे। इससे पहले आधी रात को नेहरू देश को बता चुके थे कि नियति से मिलन होने वाला है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नेहरू के भाषण का ये बहुत छोटा सा अंश है। दरअसल नेहरू ने जो पहला भाषण दिया वो तकरीबन 90 मिनट का था, और नेहरू के भाषण के दौरान कई बार लोगों के आंसू छलके, कई बार मुट्ठियां भिजी, कई बार जय हिंद के नारे बीच बीच में लगे, भारत माता की जय के भी नारे लगते थे, वंदे मातरम भी लोग कहते थे। लेकिन नेहरू इस सच को समझ रहे थे, दरअसल जिस वक्त वो भाषण दे रहे हैं उस वक्त देश का एक बड़ा हिस्सा जल भी रहा है। शायद यही वजह थी, बात सांप्रदायिकता की नहीं थी, बात हिंदू मुस्लिम एकता की थी, और नेहरू ने अपने भाषण में इसका बाखूबी जिक्र किया। यहीं से सटा है किंग्सवे कैंप, जहां रिफ्यूजी रह रहे थे, लेकिन नेहरू के भाषण में एक बार भी रिफ्यूजी शब्द नहीं आया। और तो और नेहरू ने हर किसी को इस बात का एहसास कराया, ये देश अब उसका है। मुल्क उठते नहीं हैं थोड़े आदमियों के ऊंची कुर्सी पे हुकूमत के बैठने से। मुल्क उठते हैं जब करोड़ों आदमी खुशहाल होते हैं और तरक्की कर सकते हैं।
लाल किले की प्राचीर पर लहराता तिरंगा, दूर दूर तक हजारों हजार देशवासियों की मौजूदगी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, राष्ट्र निर्माण में आम लोगों की भागीदारी को अहमियत देने का मादा, कुछ सपने जो लाखों करोड़ों के साथ साथ उनकी आंखों में भी पल रहे थे। तो पहली तकरीर की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कि भाई हमने आज़ादी का जब कारवां चला था बहुत साल पहले, तो हमने एक वादा किया था कि लोगों की दशा अच्छी होगी और गरीबी नहीं होगी, ये नहीं होगा। तो ये तो बातें कुछ नेशनल स्ट्रगल थी, इस तरह आ गया। और एक सपना कश्मीर को लेकर भी था, जिससे नेहरू किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं थे। It's a state affiliated to India, to the Indian Union. It's not a question of going there. So far as Pakistan is concerned, not without going into merits of the case, one thing is obvious, that it has no justification to be there. Absolutely none. You may argue about our being there, but that has no justification at all. It's army being there. That's why you say this army should go. It's absolutely pure and sheer aggression sitting there. यही सपने उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लाल किले की प्राचीर से आम लोगों के साथ साझा किए। उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत ही कुछ ऐसे की। जो लोग आज़ादी चाहते हैं, उनको हमेशा अपने आज़ादी की हिफाजत करने के लिए, अपने आज़ादी को बचाने को और उसके ऊपर अपने को न्यौछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए। जहां कोई कौम गफलत खाती है, वो कमजोर होती है। नेहरू को इस सच का एहसास था कि आजादी जितने संघर्ष से मिली है, उस आजादी को संवारने के लिए कहीं ज्यादा संघर्ष करना होगा। इसलिए लाल किले से सिर्फ सपने ही नहीं जगाए, बल्कि आने वाली चुनौतियों का ऐलान भी किया। सवाल बहुत बड़े हैं। सवाल हमारी सारी जनता का उद्धार करने का है। हमें गरीबी को दूर करना है, बीमारी को दूर करना है, अनपढ़ेपन को दूर करना है, और आप जानते हैं कि कितनी मुसीबतें हैं जिनको हमें दूर करना है। आजादी महज एक सियासी चीज नहीं है। आजादी तभी एक ठीक पोशाक पहनती है जब जनता को फायदा हो। उस मूल डायरेक्शन में, मूल दिशा में बुनियादी जो संरचना उन्होंने खड़ी की, बड़े बड़े डैम्स को भारत के नए तीर्थ बताए, बड़े बड़े औद्योगिक कारखानों को मंदिर कहा, यह दिशा वर्तमान जो प्रधानमंत्री अभी नए नए बने हैं वो भी उसी का फॉलोअप कर रहे हैं। नेहरू जब लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे, उस वक्त महात्मा गांधी नोआखली में हिंदू मुस्लिम दंगों के बीच हिंसा खामोश करने के लिए और शांति स्थापित करने से लगातार जूझ रहे थे। दिल्ली और नोआखली के बीच की दूरी को पाटने के लिए नेहरू ने बार बार इसी बात का ऐलान किया कि वह महात्मा गांधी का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही था कि जिस हिंदुस्तान की दिशा में नेहरू के कदम बढ़ रहे थे, उस दिशा से दूर महात्मा गांधी की सोच गांव को पुनर्जीवित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करने से नहीं चूक रही थी। दर्द भी था, त्रासदी भी थी, लेकिन आज़ादी का एक सुकून था। और वजह भी यही है कि महात्मा गांधी की अनुपस्थिति के बगैर दिल्ली जगमग जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं यह पूरी आज़ादी थी या नहीं, उस वक्त भी यह एक सवाल था। यही वो तस्वीरें थीं जो दिल्ली की सत्ता को परेशान किए हुए थीं, और नेहरू खामोश निगाहों से सिर्फ देखने भर की स्थिति में नहीं थे। आजादी की लड़ाई के बाद स्वतंत्र भारत को संभालना भी एक जंग से कम न था। आजादी के बाद विभाजन की आंधी से लड़ने के लिए काफी मशक्कत की जरूरत थी, और इस दौर में भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने हार न मानते हुए सरकार संभालने में अहम भूमिका निभाई। इस देश में जो पार्टीशन के कारण सांप्रदायिकता की आग लगी हुई थी, उसको बुझाने से उनकी शुरुआत हुई थी।
पंडित नेहरू निश्चित रूप से इस देश के पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्र निर्माण के नए अगुवा थे। पूरा देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। ऐसे में नेहरू ने जब स्वतंत्रता की दूसरी वर्षगांठ पर देश को संबोधित किया तो उसमें विकास और गरीबी से अलग सांप्रदायिकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने 15 अगस्त 1948 को अपने भाषण में कहा कि बहुत दिन तक हम गुलाम रहे, उससे हमें गुलामी से नफरत हुई, तो हम औरों को गुलाम कैसे बना सकते हैं। इसलिए आज के दिन खास तौर से मैं आपको एक अमन की बात कहा चाहता हूँ, क्योंकि बुनियादी सबक जो महात्मा जी ने हमें सिखाया वो अमन का, वो शांति का, वो अहिंसा का। मुमकिन है कि हम अपनी कमज़ोरी से पूरी तौर से उस रास्ते पे नहीं चल सके, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हम चले। और अगर दुनिया में हिंदुस्तान की एक ज़बरदस्त इज्जत है इस वक्त, क्यों है कभी आपने सोचा, आपने और हमने कुछ काम किए, कभी भले कभी बुरे, लेकिन अगर दुनिया अगर हिंदुस्तान के सामने झुकती है और इज्जत करती है तो एक आदमी की वजह से, वो बड़ा आदमी जिसने हमें आज़ादी तक पहुंचाया, उसने दुनिया का सर झुकाया। कई कोशिशों के बाद सांप्रदायिकता का खात्मा हुआ तो लाल किले की प्राचीर से नेहरू जी ने देश के कई अहम विषयों पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया। अपने काम को आगे बढ़ाने पर बल दिया, बुज़दिली और तंग ख्याली छोड़ने की अपील की और धर्म की राजनीति न करने की नसीहत दी। उसूलों के पक्के नेहरू जी ने लाल किले की प्राचीर से लोगों से कहा कि हम अपने ऊंचे उसूलों को भूल गए हैं, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। उनका एक नजरिया था थोड़ा सा सोशलिज्म, वो बाद में प्रैक्टिकल हुए कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी बहुत हाथ होना चाहिए, लेकिन उनका वही था कि सोच। जब अब हुआ आहिस्ता आहिस्ता देखा कि ये प्रैग्मेटिज्म में ये सोशलिज्म नहीं चलेगा, तो तभी उन्हें उसको सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी कर दिया। लेकिन 1960 में नेहरू जी ने जब लाल किले की प्राचीर से लोगों को संबोधित किया तो उनके अंदाज बदले बदले से थे, क्योंकि इससे पहले 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। उन्हें लगा कि देश के लोगों में चीन के नाम का डर समाने लगा है। इसलिए 1960 में जब नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने लोगों से डर के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। जहां हमने अपने परिवार को मुल्क के ऊपर रखा, जहां हमने अपने शहर को, प्रदेश को, भाषा को, संप्रदाय को, किसी चीज को हमने अपने देश के ऊपर रखा तो देश फिर से गिरने लगा और यकीनन गिरेगा। याद रखिए कि दुनिया में बहुत सारे ऐब होते हैं, बहुत सारी खराबियां होती हैं, लेकिन एक ऐब, एक खराबी, एक गुनाह, एक पाप, एक कमजोरी, जो कुछ उसे कहिए, सब में बड़ी जो है वो डर है। डर से ज्यादा बुरी चीज कोई नहीं, क्योंकि जितनी खराबियां दुनिया में है सब डर की औलाद है। जय हिंद, जय हिंद। नेहरू लाल किले का मतलब बाखूबी समझते थे। वो जानते थे कि लाल किले से कहा गया एक एक शब्द लोगों के जहन में बसता है। वजह भी यही है कि वो नहीं चाहते थे कोई भी ऐसा शब्द लाल किले से कहा जाए जो लोगों के जहन में उतरे और बाद में वो उल्टा पड़ जाए। लेकिन 1961 और 62 चीन पर भरोसा किया। इसी लाल किले से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा नेहरू ने लगाया जरूर, लेकिन 1962 में तिरंगा फहराने के महज 3 महीने बाद ही जिस तरीके से चीन ने हमला किया, उसमें सिर्फ भारत की सीमा ही नहीं टूटी, देश ही नहीं टूटा, भरोसा ही नहीं टूटा, बल्कि नेहरू भी टूट गए। सर विजय एक्सप्लेन, अगर आप अच्छी तरह उभारनी है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ और चीजें दिखाई जाए ताकि, क्योंकि रिमोट ये रोकी गई रिमार्केबल
जो सब में अच्छी हमारी फिल्म से रोकी गई। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीनी सेना दोनों मोर्चों में भारतीय बलों पर भारी साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशूल में रेजांगला और पूर्व में तवांग पर कब्जा कर लिया। Our policy is neither neutral in that sense nor passive. It is an active, positive policy, well, in favor of peace, holding on to certain objectives and ideals and trying in a friendly way and in a small way to influence events. जब चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम और साथ ही विवादित क्षेत्र से अपनी वापसी की घोषणा की, तब जाकर युद्ध खत्म हुआ। इस युद्ध ने नेहरू जी को भीतर से हिला कर रख दिया। कृष्णा मेनन पर से नेहरू का भरोसा टूटा। चीनी प्रीमियर चाओ मिन लाई से भरोसा टूटा। ये डिपेंड करता था कि उस वक्त हालात कैसे थे। पंडित नेहरू को ऐसे हालात फेस किए 62 में और हार गए, तो उसका उन पर असर पड़ा। लेकिन अगले ही साल 1963 में जब उन्होंने आखिरी बार लाल किले की प्राचीर से अपार जनसमूह को संबोधित किया, तो जमाने को यह जताने की कोशिश की कि उन्हें कमजोर समझने की भूल न करें। उन्होंने अपने अंतिम भाषण में साफ तौर पर कहा कि शांति के साथ कमजोरी नहीं चलती। उनके पूरे भाषण का सारांश यही था कि भारत शांति का रास्ता अपनाता है। इसका मतलब कोई ये कतई न समझने की भूल करे कि भारत कमजोर राष्ट्र है। और कभी कभी लोग वो कहते थे लोगों से कि जोर से बोलो, ऐसे नहीं है, फिर से जय हिंद करते थे और फिर लोग चिल्ला कर बोलते थे कि उनको उनमें मैजिक था, कशिश थी, पावर था। मतलब पावर नॉट ऑफ बीइंग प्राइम मिनिस्टर, ऑफ बीइंग नेहरू। लेकिन लाल किले से नेहरू जी का यह भाषण आखिरी भाषण साबित हुआ। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। पूरा देश स्तब्ध था और लाल किला हैरान। और हो भी क्यों ना, जिसकी आवाज पिछले 17 सालों से किले के चप्पे चप्पे में गुंजायमान हो, वो आवाज अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गई थी, हमेशा के लिए पंच तत्व में विलीन हो चुकी थी। नेहरू ने लगातार 17 बरस लाल किले के इसी प्राचीर से हिंदुस्तान के उस मॉडल को खड़ा करना चाहा जिसके आसरे दुनिया के मानचित्र पर भारत का मतलब सिर्फ एक नाम भरना हो। लेकिन जिस सपने को महात्मा गांधी इस देश के साथ जीना चाहते थे, नेहरू उससे कोसों दूर थे। महात्मा गांधी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जगाना चाहते थे, नेहरू यहाँ से बार बार एक बड़े आधुनिक मॉडल, बड़े उद्योग और शायद समाजवाद या कहें मिश्रित अर्थव्यवस्था का जिक्र करते। गांधी समुदाय और लोक को अधिकार देना चाहते थे, नेहरू ने यहाँ से राज्यों को अधिकार दिए। शायद यही वजह है 17 बरस के बाद 18वें बरस इस लाल किले के प्राचीर से जब लाल बहादुर शास्त्री आए तो उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। इसकी बात कल होगी।